स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। छात्र अरसलान मौत मामले में एनएसयूआई का घेराव, फॉरेंसिक जांच के बाद एफआईआर के निर्देश। गहमा गहमी के बीच चैतन्य महाराज को सशर्त जमानत, कथावाचन के दौरान कथित टिप्पणी पर हुई थी गिरफ्तारी। सेहत से खिलवाड़ रोकने डॉक्टरों को किया जागरूक, आयुर्वेद कॉलेज में फार्मेको विजिलेंस कार्यशाला। और ऐतिहासिक गोल बाजार का अस्तित्व खतरे में, जर्जर इमारत को सुधार की जरूरत। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के तालाब में मिले मृत छात्र के मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने मृत छात्र अरसलान अंसारी की मौत मामले में मामला दर्ज करने और निष्कासित किए गए दोनों छात्रों की निशर्त वापसी की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा सोमवार को 3 मांगों को लेकर गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को विश्वविद्यालय परिसर में आने से रोकने के लिए प्रशासन ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया था। प्रदर्शनकारी मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज पांडे ने किया। हमारी स्पष्ट 3 मांगे हैं। अरसलान अंसारी जो जीजीयू का छात्र था, उसकी पीएम रिपोर्ट में बात सामने आई है कि सर में चोट है, उसके मतलब उसकी हत्या हुई है। तो उस मामले में पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करके हत्या का मामला दर्ज करके न्यायपूर्ण तरीके से इसकी जांच करे। सुदीप शास्त्री और सार्थक मिश्रा 2 छात्रों को बिना किसी कारण के रिस्ट्रिकेट किया गया है, उनकी तत्काल वापसी की जाए। और छात्रों की सुरक्षा को लेकर लगातार जो सवाल विश्वविद्यालय से पूछे जा रहे हैं, उस पर हमको आश्वस्त किया जाए कि सुरक्षा व्यवस्था पर इसके बाद कोई चूक नहीं होगी। ये उनको पता चला है कि एनएसयूआई घेराव करने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने पूरे गेट में बिल्डिंग करा के रख दिया है कि छात्र अंदर ना सके। इससे पहले भी हम कभी मिलने आए तो हमको गेट के पास रोक दिया गया है। हमेशा आलोक चक्रवाल जो है कुलपति हैं, वो हमेशा तानाशाही रवैया अपनाते हैं। किसी भी छात्र को अगर वो स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर जाता है तो उनको मिलने से साफ इनकार कर दिया जाता है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के एनएसयूआई आज मिलकर इस गेट को तोड़ के आज उनका घमंड को तोड़ना चाह रहे कुलपति जी का। छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय में छात्र अरसलान अंसारी की मौत के मामले में पुलिस मामला दर्ज करे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले 2 छात्रों जिन्हें बिना किसी कारण के विश्वविद्यालय से निकाल दिया है, उनकी निशर्त वापसी की जाए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र अरसलान अंसारी की मौत के मामले में अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में छात्र की मौत को दुर्घटना करार दिया गया है। बीते दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित तालाब में अरसलान अंसारी का शव मिलने के बाद से ये मामला विवादों में था और छात्र संगठन समेत परिजन लगातार जांच की मांग कर रहे थे। फॉरेंसिक और फैक्ट फाइंडिंग जांच के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल को डेंजरस प्लेस के रूप में चिन्हांकित किया है। जांच में सामने आया है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। तालाब के आसपास बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और मॉनिटरिंग जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। जांच में यह भी पाया गया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही बरती थी। एसएसपी रजनीश सिंह ने जानकारी दी है कि प्रबंधन की लापरवाही को आधार बनाते हुए केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार हॉस्टल से लेकर तालाब स्थित डेंजरस जोन तक जिन लोगों की जिम्मेदारी सुरक्षा और निगरानी की थी, उन सभी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। निश्चित रूप से वो दुर्घटना के रूप में है और वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है जहां पर वो घटना हुई है। उसको देखते हुए मैं आज उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है। पूरे डायरी को देखकर अभी सीएसपी ने ये बताया कि सर इसमें ये लापरवाही है कि ऐसे अबंडन एरिया और ऐसे डेंजरस एरिया को वहां पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। और फिर वो लड़का 2-2 दिन तक गायब रहा वहां से, इसके बावजूद भी उसकी खोज खबर नहीं की गई है।
तो इसमें एक केस नेग्लिजेंस का एक केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अभी एफआईआर कर रहे हैं। शहर का नया वंदे मातरम उद्यान, इसे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया था। उद्घाटन के साथ ही इसकी बदहाली के दिन शुरू हो गए। जिस जगह को राष्ट्रभक्ति और सौंदर्य का प्रतीक बताया गया, वहां अब सूखी घास, बिखरी गंदगी और प्रशासनिक लापरवाही की कड़वी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। पुराना बस स्टैंड स्थित उद्यान बनाकर शहर के सौंदर्य में 4 चांद लगाने का वादा किया गया था, लेकिन उद्घाटन के दूसरे ही दिन घास सूखी पड़ी है। मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच रही। करोड़ों का एसटीपी और डुअल पाइपिंग परियोजना के दावे भी इस बदहाल जमीन पर मजाक जैसे लगते हैं। शाम ढलते ही उद्यान में जानवरों की पूरी कमेटी जम जाती है, जो साफ बताती है कि न सुरक्षा है और न ही निगरानी। ऊपर से असामाजिक तत्वों का डेरा प्रशासन की चुप्पी को उजागर करता है। मेंटेनेंस क्या है मैडम, सैटरडे के सीएम साहब जो आ रहे थे उनके दिखावे के लिए सब किया गया है। अब बाकी हर समय कभी भी आप गुजरोगे, गैया लोग को बैठने का जगह बन गया है, जानवर लोग बैठते हैं, कुत्ते लोग बैठते हैं, आम जनता और दुकानदारों को सिर्फ असुविधा हो रही है, बाकी सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ एक बोला जाए दिखावा ही है। आधा दूर तक का बना है, आधा दूर छोड़ दिए हैं। उसे कायदे से पूरा चौक तक जाना था, बस सिर्फ चल रहा है काम। सरकार ने वंदे मातरम उद्यान को स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का प्रतीक बताया था, लेकिन मौजूदा हालात ये दर्शा रहे हैं कि यह उद्यान सिर्फ उद्घाटन के दिन की शोभा था। मतलब जनता के पैसे से बनाया गया एक और प्रोजेक्ट लोकार्पण के बाद किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। फिलहाल स्थिति यही है कि इस भव्य उद्यान का देखभाल के नाम पर हाल बेहाल है। लोकसभा के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिव्या की रिपोर्ट। सतनामी समाज के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कथावाचक पंडित आशुतोष चैतन्य महाराज को विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट लवकेश प्रताप सिंह बघेल के कोर्ट से जो है जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि तखतपुर में कथावाचक ने कथा के दौरान सतनामी समाज के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रदेश भर में पंडित आशुतोष चैतन्य के खिलाफ समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। शनिवार को हुई गिरफ्तारी के बाद पंडित आशुतोष चैतन्य को कोर्ट के आदेश पर जेल दाखिल किया गया। सोमवार को मामले में सुनवाई की गई, जहां प्रकरण में 7 साल की सजा कम होने पर अरनेश कुमार के आदेश का हवाला देते हुए पंडित आशुतोष चैतन्य को सशर्त जमानत दिया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नगर निगम द्वारा मिशन अस्पताल कंपाउंड में पिछले 2 दिनों से चल रहे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद रोक दिया गया है, लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान मौके से एक प्राइवेट ऑटो कबाड़ लेकर जाता देखा गया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह कबाड़ मोका गौठान भेजा गया है, लेकिन जांच में पता चला कि वो वहां वाहन पहुंचा ही नहीं। इससे कबाड़ बेचने की आशंका गहराती जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर निगम के एक पार्षद द्वारा जोन कार्यालय से कबाड़ बेचने का मामला सामने आया था। वहीं निगम के पंप हाउस से भी इसी तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। इस पर नगर निगम के सभापति ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। सभापति का कहना है कि यदि निगम की संपत्तियों की इसी तरह से चोरी होती रही तो ये बेहद गंभीर विषय है। आयुक्त तो पूछूंगा भाई क्या मामला है ये कबाड़ जो चल रहा है अभी 2-3 दिन से कबाड़ यहाँ बेच दिए, क्या कबाड़ इनको कबाड़ बेचने का अधिकार था क्या कर्मचारियों को? अब बेचे तो क्यों बेचे, इकट्ठा कर देना, बाद में नीलाम करवा देना, उसका नीलाम जो पैसा आता निगम काम आता। उधर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में शनिवार को 48वां रावत नाच महोत्सव बेहद भव्य और पारंपरिक शैली के साथ आयोजित किया गया। महोत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे। आयोजन समिति के सदस्यों ने पुष्पहार पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ की लोक नृत्यों में रावत नृत्य का खास स्थान है। ये नृत्य न केवल राज्य की सांस्कृतिक और लोक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता भी दर्शाता है।
इसी धरोहर को संरक्षित और लोक लुभावन बनाए रखने के उद्देश्य से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 48वें रावत नाच महोत्सव का आयोजन शनिवार को किया गया। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतर विधायक सुशांत शुक्ला, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, महापौर पूजा विधानी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और दर्शक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पारंपरिक रावत वेशभूषा में सजे मंच पर पहुंचे और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, जहां प्रभु कृष्ण ने जन्म लिया वहां यदुवंशी निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ की नृत्य गायन परंपरा हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने तेल फूल में लइका बाढ़े दोहे के साथ यदुवंशी समाज और नर्तक दलों को आशीर्वचन भी दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रावत नृत्य को यदुवंशी समाज की शौर्य, कला और अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया। उन्होंने मंच से दोहे प्रस्तुत कर सभी को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कहा, 48 वर्षों से इस परंपरा को बनाए रखना समाज की एकता और सांस्कृतिक चेतना का परिचायक है। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा, यदुवंशी कला उत्सव बिलासपुर की गौरवशाली विरासत है जिसका संरक्षण समाज की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, मंगल और सद्भाव के लिए यदि कोई समाज निरंतर प्रयासरत है तो वह है यादव समाज। महोत्सव के संरक्षक डॉक्टर कालीचरण यादव ने स्वागत उद्बोधन में रावत नृत्य आयोजन की 47 वर्षों की यात्रा और उसके सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। महोत्सव में बुलाकर मैं समाज के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और किशोर कुमार यादव जी बता रहे कि ये राउत नाचा 48 साल से चला थे, लेकिन दूसरा बार लगातार आने वाला मुख्यमंत्री में मोलावन प्रताप लेने में सौभाग्य बात है कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में आप बन के राउत नाचा में आए हो। और आज ऐसा समाज है यदुवंशी समाज, जहां प्रभु श्री कृष्ण पैदा हुए, तो ऐसा बड़े समाज आप बन के यादव समाज। मैं समाज के सभी बंधुओं के नमन करता हूँ, आप बन के मैं स्वागत करता हूँ। राउत नाच महोत्सव एक अपना स्वरूप पूरे छत्तीसगढ़ में ले रहा है और इसका शुरुआत हमारे शहर के विधायक रहे, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे स्वर्गीय श्रद्धेय BR यादव जी ने प्रारंभ किया और आज तक समिति इसकी गरिमा को निरंतर बढ़ा रही है। इसके लिए मैं सारे आयोजन समिति के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस गौरवशाली परंपरा को निरंतर आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री रावत नाच की पारंपरिक वेशभूषा में नर्तक दलों के बीच पहुंचे और गढ़वा बाजा के साथ दोहे की गूंजती ताल पर उनके साथ यदुवंशी झूम उठे। कलाकारों की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध मुख्यमंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। रावत नाच महोत्सव का 48वां वर्ष है और इसमें लगभग 70 से 75 गोल भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, सभी लोग इस 48वां राउत नाच महोत्सव में उपस्थिति होकर के हमारे इस राउत नाच महोत्सव का और अधिक उत्साह वर्धन कराए हैं। महोत्सव के दौरान पूरे मैदान में संस्कृति, उमंग और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। लोकस्वर के लिए प्रदीप भोई की रिपोर्ट। 3 दिसंबर को नवा रायपुर के शहीद वी नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के मध्य वनडे मैच खेला जाएगा।
रोहित और विराट कोहली के खेलने की संभावना से फैंस में जबरदस्त उत्साह है। स्टेडियम में सफाई, रंग रोगन और दर्शक सुविधाओं का काम तेजी से चल रहा है। लीज मिलने के बाद पहली बार क्रिकेट संघ यहां बड़ा मैच आयोजित कर रहा है। खिलाड़ियों के लिए 15 नए प्रैक्टिस विकेट भी बनाई जा रही है। टिकट 22 नवंबर से मिलेंगे। स्टूडेंट टिकट 800 रुपए और अन्य के लिए 1500 से 2000 रुपए तक और अधिकतम जो है 20,000 रुपए तक की टिकट मिलेगी। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग बच्चों को मैच निशुल्क दिखाया जाएगा। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में दवा की गुणवत्ता और भ्रामक प्रचार जागरूकता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह पर मरीज को बाजार से मानक दवाइयां मिले, इसके लिए फार्माकोविजिलेंस निगरानी करता है। कॉलेज में इसके लिए सेल का गठन किया है। रसायन के जानकार डॉक्टर मनोज कुमार दास, स्थानीय सेल के समन्वयक CS ऑन्टेन ने उपस्थित चिकित्सकों को बताया कि फार्माकोविजिलेंस सेल दवाओं के सुरक्षित उपयोग के लिए काम करता है। विभिन्न आयुर्वेदिक अस्पताल क्लिनिक में कार्यरत डॉक्टरों के लिए जागरूकता आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। दवा कंपनियों के लिए की जाने वाली दवाइयों के प्रभाव और रसायनों की स्टडी फार्माकोविजिलेंस करता है। इससे कंपनियां दवाइयों में सुधार करती हैं। भ्रामक प्रचार और उचित परामर्श के बगैर आयुर्वेद दवाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है, जिसे रोकने हेल्थ सेक्टर में होने वाली अनियमितताएं हैं, जिसमें दवाइयों की गुणवत्ता प्रमुख है। लोगों में जागरूकता की कमी और सुस्त सिस्टम के कारण बीमार लोगों को कई बार ऐसी दवाइयां लेनी पड़ती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरती। कार्यशाला में इसके बारे में विस्तार से बताया गया। भारत सरकार का ये कानून आता है, उसको कहते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। उस कानून के अंतर्गत ये कहा गया है ऐसे कोई भी प्रकार का आप एडवर्टाइजमेंट करना गलत है। अगर किसी को इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हुए पाया जाएगा, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस कार्रवाई को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक फार्माकोविजिलेंस सेल, करीब करीब हमारा भारत में 100 सेंटर है, उसमें से हमारा ये बिलासपुर में पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है। इसमें हम लोग यही देखते हैं कि कोई भी जो विज्ञापन हो रहा है या कोई भी प्रकार के यूट्यूब में या फेसबुक में किसी प्रकार की जो चमत्कारी दवाई का लोग कहते हैं कि हम इसको 2 दिन में ठीक कर देंगे, ये पूरा ठीक हो जाएगा, इसके ऊपर ये कार्यशाला किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि जितने भी जो आयुर्वेद हैं हमारी सेफ तभी हैं जब उनको मात्रा पूर्वक प्रॉपर अनुपान या खान पान आहार विहार के साथ लिया जाए। यदि इनको अमात्रा पूर्वक और गलत तरीके से लेते हैं, जिसको आजकल जो है होर्डिंग से या बाज़ारों में दुकान लगाकर या फिर डायरेक्टली जो है काउंटर से, तो वो चीज़ें आपको तो नुकसानदायी होगा। वही चीज़ बताए हैं, अगर इस तरीके से अगर नुकसानदायी होती हैं, दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, तो आज यही बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो उसको रिपोर्ट करना है, ताकि इससे एक डेटा जनरेट हो और आने वाली पीढ़ी को जो है ये संदेश जाए कि चिकित्सा जो है, जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, पूर्णतः सेफ है। इस दौर में विज्ञापन और आकर्षक पैकिंग के बूते अमानक और आयुर्वेद के दावे के उलट दवाओं की बिक्री संभव है। इसके नियंत्रण और लोगों का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर विश्वास बनाए रखने फार्माकोविजिलेंस पर महती जिम्मेदारी है। दवा और चिकित्सा संबंधी जानकारी साझा करने के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। फार्माकोविजिलेंस जागरूकता के बारे में यहाँ सेमिनार रखा गया था, जिसमें आजकल आयुर्वेद के बारे में जो बहुत दुष्प्रचार हो रहे हैं उनके बारे में हमें कैसे रिपोर्टिंग करनी है, इसके बारे में हमें यहाँ समझाया गया है। इसके लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल बनाया गया है, इसमें हमें रिपोर्टिंग करनी है और पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, यहाँ हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो लोगों को हमें मेंस जागरूक करना है कि इधर उधर के एडवर्टाइजमेंट में ना जाएं। प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स हैं, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास जाके आयुर्वेद की मेडिसिन लें। फार्मा बाजार में ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज का भ्रम काम करता है और इसके प्रभाव में आकर लोग स्तरहीन और कम प्रभाव वाली आयुर्वेदिक दवाएं खरीद रहे हैं, जिसके लिए चिकित्सकों खासकर सेल से जुड़े सदस्यों को जागरूक किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। शहर के महाविद्यालयों में एंड सेमेस्टर परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू होते ही पढ़ाई का माहौल परवान चढ़ गया है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में छात्राएं गुनगुनी धूप तले किताबों में खोई हैं, लेकिन इस बार तैयारी का सहारा नोट्स और कुंजी के साथ मोबाइल और AI भी उनकी नई स्टडी पार्टनर बन चुका है।
इनके माध्यम से छात्राएं परीक्षा की तैयारी से लेकर डाउट क्लियरेंस तक सब फिंगर टिप्स पर सुलभ तरीके से हासिल कर पा रही हैं। परीक्षाओं की तैयारियों में तकनीक की बढ़ती मौजूदगी आज की पढ़ाई के बदलते स्वरूप की साफ गवाही देती है। 16 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं 2 बसों से सवार होकर अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। 19 नवंबर से वहां अंतर महाविद्यालयीन कृषि खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। यहाँ के खिलाड़ी उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए विगत 15 दिनों से कड़ा अभ्यास कर रहे थे। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय के खिलाड़ी 2 बसों में सवार होकर अंबिकापुर रवाना हो गए। वहां 19 नवंबर से अंतर महाविद्यालयी कृषि खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। दौड़, कबड्डी, बैडमिंटन, भाला फेंक सहित 16 प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। यहाँ के कृषि कॉलेज में खासकर नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उनमें खेलों के प्रति काफ़ी रुझान और शारीरिक स्फूर्ति है। विद्यार्थी अलग अलग इवेंट जीतने के लिए 15 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके कारण कई खेलों में उन्हें पदक जीतने की उम्मीद है। खिलाड़ियों के साथ कोच और मैनेजर भी गए हैं। उन्हें हर हाल में लक्ष्य को हासिल करने का मूल मंत्र दिया गया है। इस दौरान खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखा गया। लोकसभा के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोल बाजार की ऐतिहासिक इमारत का जर्जर होना और उस पर रख रखाव में कोताही बरतना चिंता का विषय है। स्थानीय व्यापारी और यहां खरीदारी करने आए ग्राहकों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। बिलासपुर का गोल बाजार 100 साल से व्यापार का प्रमुख केंद्र है। 100 साल से अधिक पुराना गोल बाजार आज भी ग्राहकों से गुलजार है, लेकिन कमजोर होती इमारत बाजार के अस्तित्व पर बड़ा खतरा बन चुकी है। गोल बाजार में प्रवेश करने 4 गेट बने हैं। कुछ साल पहले व्यापारियों ने हादसे की ओर ध्यान दिलाया, तब नगर निगम ने 2 प्रमुख जर्जर गेट की मरम्मत कराई थी, परंतु बगल के दोनों गेट को हाथ तक नहीं लगाया। अब वो बड़े खतरे में बदल चुके हैं। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार ईंट गारे से बनाया गेट और छज्जा टूटकर गिरने लगे हैं। सारा दिन लोगों की यहां से आवाजाही रहती है। शाम होते ही बाजार ग्राहकों से भर जाता है। तब जर्जर इमारत से होने वाला जानो माल का बड़ा नुकसान टाला नहीं जा सकता। ये जो गेट है जो एकदम जर्जर अवस्था में है, आए दिन इससे ईंट के रोड़े टुकड़े सब गिरते रहते हैं। ये क्या नगर निगम हादसे का इंतजार कर रही, क्या कर रही है? कई मरते इसका टुकड़े गिर चुके हैं, लेकिन ऊपर वाली कृपा किसी इंसान के ऊपर नहीं गिरा अभी तक। आप लोग व्यापारी संघ ने कभी कुछ शिकायत की, कुछ बताया उनको? अब शिकायत ऐसा इसलिए नहीं की कि 2 गेट बन गया है, हाँ। और 2 गेट बनेगा करके, अच्छा। इसलिए हमने कुछ नहीं किया, वेट कर रहे हैं कि आज नहीं कल बनेगा करके, लेकिन अभी तक कुछ इसका हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार से परे इंजीनियरिंग का कमाल गोल बाजार की पुरानी इमारत को 100 सालों से थामे है। हालांकि वक्त और मौसम की मार के आगे इमारत कमजोर पड़ चुकी है। सरिया की पकड़ ढीली पड़ने लगी है, जिससे गेट और छज्जा दरक रहे। मरम्मत करने से ऐतिहासिक बाजार को सुरक्षा और इमारत को कुछ साल और बनाए रखने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अभिषेक पांडे के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। रेलवे की स्वच्छता मुहिम कितनी कारगर साबित हो रही है, इसका अंदाजा बुधवारी बाजार के हालात देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिस्सों में गंदगी का ऐसा आलम है कि आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। बुधवारी बाजार के प्रमुख हिस्से में व्यापारियों द्वारा रोजाना सड़ी गली सब्जियां, फल और वेस्टेज खुले में फेंक दिया जाता है। इस कचरे के ढेर पर मवेशी चारा खोजते घूमते रहते हैं, जिससे न केवल बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ गया है। साफ सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाले रेलवे कर्मचारी और अधिकारी भी इस गंदगी पर आंखें मूंदे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रेलवे के दफ्तरों में स्वच्छता अभियान की रिपोर्ट तो रोजाना बनाई जाती है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट है। सफाई कर्मी अक्सर नदारद रहते हैं और कचरा उठाने की व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। यदि इसी तरह लापरवाही जारी रही तो बिलासपुर का नाम स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल रेलवे की स्वच्छता मुहिम कागजों में चमक रही है।
ठंड के दिनों में मुर्गे मुर्गियों के नन्हे चूजों को बचाने के लिए कुक्कुट प्रबंधन के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बर्ड फ्लू की आशंका के कारण मुर्गे मुर्गियों के खून का लैब टेस्ट भी कराया जा रहा है। बर्ड फ्लू फैलने के कारण रायगढ़ और बैकुंठपुर के शासकीय फार्म को बंद कर दिया गया है। ठंड के दिनों में कुक्कुट पालन फार्म के डॉक्टरों को दो तरह के एहतियात बरतने पड़ रहे हैं। पहला यह कि छोटे चूजों को ठंड के मौसम की मार से बचाना, दूसरा बर्ड फ्लू फैलने से रोकना, क्योंकि इस महामारी के कारण ही रायगढ़ और बैकुंठपुर के शासकीय फार्म बंद कर दिए गए हैं और हजारों की संख्या में मुर्गे मुर्गियों को जमीन में दफना दिया गया है। इसी के मद्देनजर यहां भी एहतियात बरती जा रही है। प्रयोगशाला के डॉक्टर पक्षियों का ब्लड लेकर उसकी मौके पर ही जांच कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे पास अभी मौसम धीरे से ठंडक बढ़ रही है, तो हम इस पे हमारे छोटे छोटे चूजे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो हम छोटे चूजों को ठंड से बचाने के लिए एक पर्री का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर बल्ब लगाया जाता है जिससे उनको गर्माहट मिले, और सारे जो बाहर के जो है उसमें पर्दे, रात के टाइम जो ठंडक पड़े तो उसमें पर्दे लगा के पर्दे गिरा दिया जाता है ताकि ठंड का प्रकोप ना पड़े। और समय समय पे डिस्ट्रिक्ट लैब से वहाँ के डॉक्टर्स और उनकी टीम आती है और समय समय पे हफ्ता 15 दिन में रेगुलर विजिट करती है ताकि सीरो सर्विलेंस, सीरम, फीकल सैंपल और बर्ड्स के बीमारी की रोकथाम के लिए वो हमें गाइड करती हैं कि बीमारी टेस्ट कर बताती है कि ये बीमारी है तो आप ऐसा कुछ दवाई करें या ऐसा रोकथाम के लिए कुछ उपाय करें। यहाँ अंडों का उत्पादन और चूजों को बढ़ाकर उन्हें हितग्राही किसानों को देने की योजना है। फार्म में इस समय आम आदमी का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बर्ड फ्लू से इंसानों में भी संक्रमण फैल सकता है। ठंड के दिनों में उन्हें बचाने के लिए बल्ब जलाकर गर्मी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार और पानी के साथ दवाइयां भी दी जा रही है। लैब के डॉक्टर यहां पूरी टेक्नीशियन टीम के साथ तैनात हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में संत चैतन्य महाराज के कोर्ट पेशी के दौरान हुए विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। 15 नवंबर को संत चैतन्य महाराज की पेशी के समय बड़ी संख्या में भक्त न्यायालय परिसर पहुंचे थे, जहां हालात को लेकर पुलिस ने समर्थकों पर सख्ती दिखाई। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ में से कुछ लोगों पर मारपीट, बाधा और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। संगठन का आरोप है कि संत के अनेक अनुयायी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मौजूद थे। निर्दोष लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हो गई। विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने संत चैतन्य महाराज के प्रति आस्था रखने वाले लोगों से जो है अपील भी की है कि वो किसी भी तरह की जो स्थिति जो है निर्मित न करें। अब उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना दुखद विषय बताया गया है। परिषद ने मांग की है कि पूर्ण रूप से जांच के लिए घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और बाकी जो है साक्ष्यों को खंगाला जाए ताकि वास्तविक दोषियों और निर्दोष लोगों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती उनको धक्का दे दिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं और जो भी उनकी शिकायत है उस पर हम लोग जांच के लिए एडिशनल एसपी को दिया है। एडिशनल एसपी उसमें जांच करके उसके सबके वीडियो फुटेज हैं, जो भी चीजें हैं हमारे पास सारी वीडियो फुटेज हैं, सारे एविडेंस हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी संगठन, किसी भी हमारे प्रतिष्ठित समाज की आड़ लेकर अगर इस तरीके से कानून को अपना हाथ में लेगा तो उसके साथ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। कहावत है, प्रथमे ग्रासे मक्षिका पात। कमिश्नर कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद पहले दिन सोमवार को वहां कामकाज ठप रहा। ऑफिस में ताला लटका रहा। मामलों मुकदमों की सुनवाई के लिए पहुंचे अधिवक्ता भी बैरंग लौट गए। पता चला कि अभी ऑफिस के सामानों और दस्तावेजों की शिफ्टिंग की जा रही है। नए कमिश्नर कार्यालय में उद्घाटन से पहले दिन यानी सोमवार को कामकाज नहीं हो सका। कार्यालय में ताला लटका रहा। अपुष्ट सूत्रों ने बताया कि अभी यहां ऑफिस और दस्तावेजों के पूरे रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। सोमवार को तय समय पर अधिवक्ता लंबित प्रकरणों की सुनवाई के लिए पहुंच गए थे। यहां अतिरिक्त कलेक्टर और कलेक्टर के न्यायालय से होने वाले फैसलों के विरुद्ध अपील के प्रकरण सुनवाई के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कमिश्नरों को दिए गए लगभग सारे अधिकार कलेक्टरों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। केवल कमिश्नर कार्यालय में अपील के मामले रह गए हैं। नए भवन का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पिछले दिनों किया गया था।
उम्मीद थी कि शुभारंभ के बाद इस दफ्तर में कामकाज व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ हो जाएगा। लोकसभा के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।